नमस्कार, मैं हूं MS चौहान और आप देख रहे हैं सक्सेस प्लस। सक्सेस प्लस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ में वंदन करता हूं मां शारदा, मां सरस्वती जो विद्या की देवी हैं। मां शारदा की कृपा आप सभी विद्यार्थियों पर बनी रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम और आप दोनों मिलकर सबसे पहले सरस्वती वंदना करें और फिर क्लास की शुरुआत करें। सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। मां शारदा की कृपा आप सभी विद्यार्थियों पर बनी रहे, आप सभी शिक्षकों पर बनी रहे, आप सभी मित्रों पर, भाई बहन जो भी अभी इस चैनल को देख रहे हैं, आप सभी का कल्याण हो। चलिए, तो अब हम सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे आज के विषय वस्तु पर, और आज का जो टॉपिक है वह है सीटेट दिसंबर 2019 का पेपर फर्स्ट। सीटेट पेपर फर्स्ट आप सभी को पता है दोस्तों, यह जो भी बच्चे DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डाइट या ETT किए हुए होते हैं, उन बच्चों को CBSE की ओर से होने वाली सीटेट के जो फर्स्ट पेपर होते हैं उन परीक्षाओं से गुजरना होता है। ठीक है, उसी क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे आपका सीटेट का पेपर। क्लियर है? चलिए देखते हैं कौन सा पेपर रहने वाला है आपका। ये देखिए, अब यहां पर बेसिकली आप देख पा रहे होंगे कि सीटेट 2019 दिसंबर का यह पेपर है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 2019 पेपर फर्स्ट है और सीरीज ए है। क्लियर है? चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न क्या है। तो सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। क्लियर है? चलिए, अब सबसे पहले प्रश्न को हम देखते हैं यहां पे। द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज। क्लियर है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि भाई भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। क्लियर है? तो अगर आप देखें तो यहां पर ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है प्रीनेटल पीरियड, दूसरा में अर्ली चाइल्डहुड है, फिर है मिडिल चाइल्डहुड और एडोलसेंस। अगर हम बात करें भाषा विकास की तो देखो यहां पर बात की जा रही है तो प्रीनेटल पीरियड यह तो होगा नहीं, क्योंकि भाषा का विकास आप जब भी देखेंगे तो जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद ही होता है। क्लियर है? तो प्रीनेटल पीरियड नहीं होगा यहां पे। अर्ली चाइल्डहुड, जी हां, यहां पर अगर आप देखें तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है ना, जो अर्ली चाइल्डहुड है, ये जो अर्ली चाइल्डहुड है, जो बेसिकली आप कहते हैं कि भाई 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था है, 2 से 6 वर्ष की अवस्था है। अब यहां पे चाइल्डहुड को 2 भागों में बांट दिया जाता है ना। एक तो होता है अर्ली चाइल्डहुड, एक होता है पोस्ट चाइल्डहुड। क्लियर है? तो यहां पर आपको वैज्ञानिकों में अंतर मिलेगा, कोई 2 से 7 तो कोई 2 से 6, यह वर्ष की अवस्था बताते हैं। तो जो अर्ली चाइल्डहुड की जो अवस्था है, जिसको पूर्वा बाल्यावस्था कहते हैं और उत्तरा बाल्यावस्था, तो उत्तरा बाल्यावस्था और पूर्वा बाल्यावस्था में अंतर है। बीच में अगर आप बाल्यावस्था को रखें तो उसके पहले वाले पीरियड को क्या क्या कह दिया गया, पूर्वा बाल्यावस्था, उसके बाद वाले को कह दिया गया उत्तरा बाल्यावस्था। तो सबसे अधिक अगर आप बात करेंगे तो स्मिथ के अनुसार आपको याद होगा कि जो स्मिथ थे, स्मिथ ने कहा था भाई कि बच्चों में लगभग जो है पहले साल जो है बच्चा यह लगभग 3 से 4 शब्द सीख पाता है, शब्दों का ज्ञान 3 या 4 होता है। दूसरे साल यही लगभग मान के चलो आपकी 270 से 275 के आसपास वह शब्दावली उसके पास होती है। और तीसरे साल अगर हम बात करें तो इसी बच्चे का जो शब्दावली है लगभग 2075 से 2100, लगभग कितना 2100 शब्दों का ज्ञान उसे हो जाता है। क्लियर है? तो अप्रोक्सीमेट है ये, इसका कोई फिक्स डेटा नहीं है, अप्रोक्सीमेट है। तो फिर भी अगर हम देखें तो जो देखो किस हिसाब से यह आगे बढ़ा है, यहां पर मात्र 3 से 4 शब्द, दूसरे ही साल में 270-75 के आसपास, और तीसरे साल में एकदम से 2000 या 2100 के अराउंड हो गया। तो सबसे ज्यादा जो है यह प्रारंभिक बाल्यावस्था ही होगा। इसलिए हमारा जो जवाब होगा वो क्या होगा, सेकंड होगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। क्लियर है? चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं।
ये रहा प्रश्न संख्या 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। अब यहां पर अगर आप सभी बच्चों से यह पूछा जाए तो जिन बच्चों ने लॉरेंस कोहलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ रखी होगी वो बच्चे तो डायरेक्ट आंसर कर देंगे। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखी होगी उन बच्चों को थोड़ा सा यहां दिक्कत हो सकता है। तो चलिए यहां पर चैलेंज ये है कि भाई इसमें से एक आंसर निकालना तो बहुत ही आसान है, कोई भी निकाल सकता है। चैलेंजिंग ये है कि भाई ये जितने भी आप देख रहे हो ना, ये आपको सब पता होना चाहिए, चारों ऑप्शन पता होना चाहिए कि किसने क्या क्या दिया है। क्लियर है? तो अगर हम बात करें तो लेटेंसी स्टेज आपको पता होगा कि यह साइको सेक्सुअल थ्योरी में सिगमंड फ्रॉइड ने बताया है लेटेंसी स्टेज। तो सिगमंड फ्रॉइड यहां पर नहीं है, चूंकि पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, तो लेटेंसी स्टेज किसने बताया? भाई सिगमंड, है ना, फ्रॉइड ने बताया है। क्लियर है? साइकोसेक्सुअल थ्योरी में। अगर हम बात करें द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएशन, तो जी हां यही इसका आंसर होगा, क्योंकि यह जो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है यह जो है किसने बताया है? कोहलबर्ग ने। किसने बताया है? कोहलबर्ग ने बताया है। क्लियर है? पूछ भी रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग क्या प्रपोज हुआ है भाई, तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, तो यही इसका सही जवाब होगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। आपको पता होगा कि भाई सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, और जो चौथा है वो क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मल है। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है ना, या जीन पियाजे का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? पियाजे का आ जाएगा। क्लियर है? और लास्ट वाला अगर हम देखें इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज, यह दिया था आपका एरिक एरिक्सन ने। किसने दिया था? एरिक एरिक्सन ने। एरिक एरिक्सन की थ्योरी में यह बताया गया था। तो अगर हम चारों ऑप्शंस अगर हमें पता है तो भाई कंसेप्ट क्वेश्चंस कहां जाएगा? बहुत ही चीजें आप साइकोलॉजी से खेलेंगे, है ना, आप एंजॉय करेंगे। देखिए पढ़ाई में अगर आपको मन लग रहा है, आप एंजॉय कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट को ना, वो सब्जेक्ट कभी भी आप पे हावी नहीं हो सकता, आप उसमें बेटर स्कोर करेंगे ही करेंगे। क्लियर है? प्रश्नों को हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, है ना, मनोविज्ञान को खेल खेल में सीख रहे हैं। मजा आ रहा है आप लोगों को? चलिए अगर मजा आ रहा है तो भाई फटाफट सभी सब्सक्राइब कर दो चैनल को, है ना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन तो जरूर प्रेस करें, क्योंकि जब भी क्लासेस इस चैनल के माध्यम से या कोई भी नोटिफिकेशन आता है टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, तो आप उसको तुरंत पाएंगे। चलिए बच्चों, तो इसी क्रम में हमने क्या देखा कि इसका दूसरे का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा, है ना। अगर हिंदी में बात करें तो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए तीसरा प्रश्न। तीसरा देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है, और आप ये समझ लें कि जेंडर बायस के चैप्टर से क्वेश्चन होता ही होता है। क्लियर है ना? During classroom discussion, a teacher often pays more attention to boys than girls. This is an example of। देखिए एक चीज तो आप समझ लें कि जब भी मोर अटेंशन की बात हो, जब भी मोर अटेंशन की बात हो, मैं कहता हूं कि किसी भी एक लिंग के प्रति अगर झुकाव है तो वो पक्षपात कहलाएगा, चाहे वह लड़का हो चाहे वह लड़की हो। क्लियर है? अब चाहे लड़का या चाहे लड़की, अगर आपका नजरिया किसी एक लिंग के प्रति ज्यादा झुका हुआ है, उसका आप ज्यादा फेवर करते हैं, तो पक्षपात वहीं से हो जाता है। क्लियर है? तो यह साफ तौर पे देखा जाता है कि यह प्रश्न क्या कह रहा है, यह जेंडर बायस का है, यानी जेंडर पक्षपात कर रहा है, जेंडर पक्षपात कर रहा है। अब इसी में क्या होता है, एक सुना होगा आपने जेंडर स्टीरियोटाइप, है ना। स्टीरियोटाइप क्या है ना, कि जैसे जो परंपरागत सोच है, जो रूढ़िबद्ध सोच है, वह सोच, जैसे कि झाड़ू पोछा करना लड़कियों का ही काम है या महिलाओं का ही काम है, यह सोच क्या है, यह एक रूढ़िबद्ध सोच है। चलिए इसको हम समझते हैं थोड़ा सा आज बेसिकली। चलिए यहां पर एक बोर्ड ले लें। चलिए यहां पर, हाँ, तो इस चीज को अगर देखें आप, तो यहां पर देखिए एक चीज हमेशा देखिएगा कि जब भी जेंडर बायस की बात होगी, तो जेंडर बायस में आप हमेशा याद रखना कि यह जो फैक्टर है ना, यहां पर यह वाला जो फैक्टर है, यह बेसिकली यह न्यूट्रल होना चाहिए, यानी बॉयज ये आ गया और गर्ल ये है। तो अब यहां पर बॉयज और गर्ल, इस फिगर को आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अगर डायमेंशन बिल्कुल कांस्टेंट है, यानी आप किसी भी एक लिंग के प्रति झुके हुए नहीं हैं, तो इसका मतलब है आप तटस्थ हैं, और आपको तटस्थ ही रहना चाहिए। लेकिन अगर आपका झुकाव लड़के के प्रति या लड़की के प्रति किसी एक तरफ है, तो यही कहलाता है क्या,
जेंडर बायस कहलाता है। ये क्या कहलाता है? जेंडर बायस कहलाता है। जेंडर स्टीरियोटाइप आपको बता दिया मैंने कि जो भी लैंगिक पूर्वाग्रह हुआ है, जो रूढ़िबद्ध परंपरा है, जो पहले से ही सोचते आए हैं कि भाई झाड़ू पोछा बर्तन और खाना ये महिलाएं ही बनाएंगी, यह जो है सोशली कंस्ट्रक्ट है, ये समाज द्वारा बनाया गया। हमेशा याद रखना कि जो ये जेंडर बायस है ना, ये जो शब्द देख रहे हो आप, क्या जेंडर बायस, यह जो जेंडर बायस है यानी यह एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये सोसाइटी है ना, सोसाइटी ने इसे क्या किया है? कंस्ट्रक्ट किया है। हमेशा याद रखना एक लड़का और एक लड़की के बीच में अंतर सिर्फ होता है बायोलॉजिकल, है ना, शारीरिक तौर पर वह अंतर यहां पे पाया जाता है। यानी अगर अंतर की बात करें तो सिर्फ वह बायोलॉजिकल डिफरेंसेस ही इन दोनों में है। किसमें? एक बॉय में और एक गर्ल में। हाँ, ये मानते हैं कि भाई दोनों में अंतर है, शारीरिक भिन्नताएं हैं, लेकिन उसकी भूमिका को निर्धारित करने वाला समाज अगर है तो यही तो है रूढ़िबद्धता कि आपने किसी एक लिंग को किसी एक काम के प्रति उसके ऊपर बांध दिया कि आपको यही काम करना है। तो लिंग निर्धारण तो कोई बात नहीं भाई, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से तो हम बोलते हैं, लेकिन आपने काम का जो बंटवारा किया ना, आपने जो पक्षपात कर दिया, यह जो कंस्ट्रक्ट किया गया, यह समाज के द्वारा किया गया है। क्लियर है? चलिए, तो बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे जेंडर बायस को, जेंडर स्टीरियोटाइप को, और क्या अंतर होता है। तो भाई बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होता है, सोशली ये कंस्ट्रक्ट किया गया है यह जेंडर बायस, लैंगिक पक्षपात। और आप कहां बचेंगे? आप हर जगह देख सकते हैं, विद्यालयों में भी कई बार आप कह सकते हैं कि भाई कॉन्शियसली तो नहीं, लेकिन टीचरों के द्वारा भी रोग निर्धारित कर दिया जाता है कि लड़का इधर बैठेगा, लड़की इधर बैठेगा। आपने यह भी देखा होगा बहुत बार आपने देखा होगा कि किताबों में भी जो पुलिस इंस्पेक्टर है उसके पूरे ड्रेस के साथ लड़कों को ज्यादा शो ऑफ किया जाता है, या डॉक्टरों को हमेशा जो है लड़कों को दिखाया जाता है और नर्सिस के रूप में लड़कियों को दिखाया जाता है। पिक्चरों में भी देख लो, फिल्मों में डोमिनेंट ज्यादा मेल हीरो रहता है ना, पूरी कहानी हीरो के इर्द गिर्द घूमती है और महिला एक सपोर्टिव एक आर्टिस्ट के रूप में काम करती है। आप कहां हर जगह, समाज में हर जगह व्याप्त है। और उसी सोच की वजह से हमारे समाज में आज भी क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप, जो लैंगिक पूर्वाग्रह है वह बरकरार है। क्वेश्चन इसी में से बहुत सारे बना के पूछ देता है कि भाई किसी का भी नाम ले लो, भाई टीना की दादी ने बोला कि तुम लड़की हो इसलिए तुम पिकनिक पे नहीं जा सकती, क्योंकि पिकनिक पे लड़के जाते हैं बाहर, आउटिंग रात तक कर सकते हैं। या फिर किसी लड़के को चोट लग गया तो उसकी दादी ने बोला कि क्या तुम लड़कियों की तरह रो रहे हो। अब चोट लगने के ऊपर भाई दर्द तो दोनों को होगा, लड़का और लड़की। तो इस तरह की जो सोच होती है ये जेंडर स्टीरियोटाइप होती है। क्लियर है? चलिए, सफिशिएंट है। अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे। यस, चलिए, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इज द राइट आंसर। चलिए, अब चौथा प्रश्न देखिए, फोर्थ, 23 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइप एंड जेंडर रोल कन्फॉर्मिटी। ओके, अब यहां पे सिंपल है कि भाई बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिकाएं अनुरूपता को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं। भाई जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करेंगे, यह बिल्कुल स्टैटिक आंसर है, क्योंकि अगर आप बच्चों के साथ इस मैटर पे डिस्कस करते हैं ना, तो ही उसके दिमाग में जो कंसेप्ट है, जो जेंडर स्टीरियोटाइप का जो विचारधारा है वो दूर जाएगा, वो निकलेगा। जैसे अगर आप अपने दादा दादी को देखें तो वहां पर महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं थी, है ना, एजुकेशन कम होता था, तो कहीं ना कहीं झाड़ू पोछा बर्तन, वो कुशल गृहिणी होती थी, है ना, होम मेकर होती थी, तो वो घर का काम करती थी। अब थोड़ा क्या हो गया, बदलाव आ गया है। अब बहुत सारी महिलाएं वर्किंग है, और महिलाएं किस किस पोस्ट पर नहीं है, सारे पोस्ट पर है। तो अब अगर बच्चे के साथ आप बैठते हैं तो इस प्रकार के किसी भी थॉट को आप कितने बेहतर तरीके से बच्चों को बता सकते हैं, उसके लिए डिस्कशन करना पड़ेगा। कि भाई डिस्कशन इन द सेंस कि जेंडर बायस बच्चों के माइंड में ना आ जाए, वह यह ना अंतर करने लगे इसका वो पूरी तरह से कि भाई मैं तो लड़का हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा और झाड़ू पोछा बर्तन लड़कियों का काम है। यह नई जनरेशन में यह नहीं पनपना चाहिए। क्लियर है? चलिए, लेकिन अगर बाद वाले ऑप्शंस देखते हैं तो एम्फसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल, भाई यही तो नहीं करना है। स्पेसिफिक रोल हमें डिसाइड करना ही नहीं है कि तुम झाड़ू पोछा करोगे या तुम मार्केट जाओगे, ये नहीं करना है। आगे देखो, जेंडर
सेग्रीगेशन तो कभी नहीं करना, पृथकता नहीं करना है। आपने बांट दिया तो पक्षपात हो गया, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। जेंडर सेग्रीगेट सिटिंग अरेंजमेंट, भाई अब ये क्या कहें, विद्यालयों में आज भी को एजुकेशन है, को एजुकेशन भी है, लेकिन लड़के लड़कियां फिर भी सेपरेट रो में ही बैठते हैं। आपने देखा होगा मैक्सिमम को एजुकेशन है, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों में फिर भी लाइन को लेकर के आपने बांट दिया तो आपने अलग तो कर दिया, पृथक तो कर दिया, तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो ये तीन ऑप्शंस नहीं होंगे, हमारा जो बेहतर ऑप्शन है वो क्या है, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट वाइल व्यूइंग चिल्ड्रेन, यहां पे देख लेना वी होगा, है ना, टाइपिंग मिस्टेक है, व्यूइंग चिल्ड्रेन एज एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज emphasize the influence of social and cultural content on context, context context मतलब होता है संदर्भ में, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, देयर थिंकिंग। क्लियर है? तो यहां पर देखिए एक चीज तो हमेशा याद रखना कि यहां पर बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को गलत क्यों कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा सोशल एंड कल्चर तो तोते की तरह रटे हुए हैं कि जहां सोशल कल्चर हो वहां वाइगोत्स्की को मार दो, लेकिन यहां फंस जाओगे। यहां पे देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, वो क्वेश्चंस कह रहा है भाई क्या, सीकर्स ऑफ नॉलेज कैसा, सक्रिय जिज्ञासु है, सक्रिय जिज्ञासु है यानी संज्ञानात्मक प्रवृत्ति का है। और जब संज्ञानात्मक प्रवृत्ति का हो गया तो जीन पियाजे की बात आ गई, है ना, क्योंकि जीन पियाजे ने क्या बोला कि बच्चा एक छोटा वैज्ञानिक है, एक लिटिल साइंटिस्ट है, और वह इतनी क्यूरियोसिटी उसके अंदर होती है, इतना क्यूरियस होता है कि ज्ञान को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। इसलिए तो वो क्या है, अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है, किसके लिए, ज्ञान अर्जन के लिए। तो इस तरह की जो बात की गई है ये किनके द्वारा की गई है, जीन पियाजे के द्वारा की गई है। किसके द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जीन पियाजे। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सक्सेस प्लस के चैनल्स पे साइकोलॉजी का एक से एक बढ़कर जो टॉपिक होता है ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से क्लियर किया हमने। अगर आपने एक बार, मैं ये कहता हूं कि आप एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो ना, तो आपको अलग अलग तैयारी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साइकोलॉजी बस एक बार पढ़ना होता है कॉन्सेप्चुअल, एक बार आपने पढ़ लिया, सी टैट, यूपी टैट, पी टैट, हरियाणा टैट, जितने भी टैट ले लो सभी के लिए रामबाण है, इट्स पेनासिया। क्लियर है? तो फटाफट भाई, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, कुछ आप यहां से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो भाई चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दें, जितना हो सके मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि और भी प्लेटफॉर्म बहुत बच्चे जो है वो ये प्रतीक्षा करते हैं कि हमें कंसेप्ट से रिलेटेड, क्योंकि जिनका बैकग्राउंड है वो तो पढ़ लेंगे, बैकग्राउंड वाले मात्र 20% है, 80% तो वो हैं बेचारे जिनका बैकग्राउंड नहीं है और वह टीचिंग सेक्टर चुनते हैं, तो उनको साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट तो कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं, बट साइकोलॉजी में बहुत परेशानी होती है। ठीक है, तो चलिए फटाफट जल्दी सब्सक्राइब कर दें आप लोग, और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आइए आगे, छठा प्रश्न देखिए, while working on a jigsaw puzzle, 5 years old Nazma says to herself, where is the blue pieces? No, not this one, darker one, that would go here and make this show. This kind of talk is referred to by Vygotsky as. भाई अब देखो यहां पर वार्ता की बात हो रही है, जहां पर वार्ता की बात आ जाए, जहां पर वार्ता की बात आ जाए, है ना, जरा मैं इस कंसेप्ट को भी क्लियर कर दूं ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। ओके, यहां पे हमने इसे इरेज नहीं किया था, है ना, यस। चलो देखो, ये बार बार पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। देखना, प्राइवेट स्पीच, ध्यान देना, प्राइवेट स्पीच जब भी बोले, है ना, खुद से बात करना, है ना, अंतर्वाक भी कहते हैं प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच अगर खुद से बात करने की बात आती है तो यहां पर जो नाम आता है हमेशा ये याद रखना आप, किसका आता है, लेव वाइगोत्स्की का। किसका, लेव वाइगोत्स्की का नाम आएगा। क्लियर है? और याद रखना कि जो बच्चे होते हैं ना 3+ वाले, 3 या 3 साल के प्लस वाले, वह जो है प्राइवेट स्पीच करने लगते हैं, खुद से बात करने। जैसे देखते हो खिलौने के साथ खेल रहे हैं, अच्छा आज तुमने स्नान नहीं किया, आज मार्केट चलेंगे तुम्हें लेकर के, वो गुड़िया से बात, डॉल से बात करती है। या फिर जब कोई पजल्स को जोड़ रहा होता है बच्चा, कोई पजल या ब्लॉक्स को जोड़ रहा होता है कलर को लेकर के, तो भी बच्चा बात करता है, अच्छा यहाँ पे ब्लू कलर है, ब्लू कलर कहाँ है, ब्लू कलर अच्छा यहाँ है, यहाँ पे इसको खुद से बात करता है, प्राइवेट स्पीच। लेकिन यह बात किसने की है, लेव वाइगोत्स्की ने। लेकिन यही अगर जीन पियाजे के संदर्भ में पूछ लिया जाए, किसके संदर्भ में, पियाजे के संदर्भ में, तो पियाजे के संदर्भ में हमेशा यह कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ईगोसेंट्रिक में। किसमें, ईगो
ईगोसेंट्रिक में, जिसको आप अहम केंद्रिता कहते हैं। क्या कहते हैं? अहम केंद्रिता। उनका मानना है कि भाई ये वजह जो है ना, बच्चा सेल्फ सेंटर्ड इतना है, ईगोसेंट्रिक इतना है, इस वजह से आता है। दोनों को हमने पढ़ लिया, अब कभी हम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो प्राइवेट स्पीच का संदर्भ यहां पर, चूंकि वह खुद से बातें कर रही है, खुद से बातें कर रही है। अब क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखो, खुद से बातें हो रही है, नीला टुकड़ा कहां, खुद बोल रही है नीला टुकड़ा कहां है, नहीं यह वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला जिससे ये जूता पूरा बन जाए, वो खुद से बात कर रही है, क्योंकि वह किसी फिगर को कंप्लीट कर रही होगी। जिक्शा पहली कहते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि ब्लॉक्स अलग अलग कलर के हैं और सभी कलर को एक जगह करना होता है, कलर को मैच करना होता है। या फिर जिक्शा पहली इसे भी कहते हैं कि जब हम किसी बच्चे को 3 ग्रुप में बांट दें, पहले बच्चे को इंट्रोडक्शन, किसी कहानी का पहला पार्ट, किसी बच्चे को बीच का पार्ट और किसी बच्चे को लास्ट वाला पार्ट सुनाए, और फिर सभी बच्चों को आपस में बोलें कि कहानी की एंडिंग, स्टार्टिंग और मिडिल का फेज आपस में जोड़ करके एक संपूर्ण कहानी बना लो। जिक्सा पजल्स, इससे बच्चे का ब्रेन जो है डेवलप होता है। क्लियर है? तो यहां पर बात की गई है रंग की, है ना। तो यह खुद से बात कर रही है, कौन? नजमा खुद से बात कर रही है। तो खुद से बात कर रही है यानी व्यक्तिगत वार्ता हो गया, प्राइवेट स्पीच हो गया, और यही हमारा सही जवाब है। ठीक है? और देखो ऑप्शंस बिल्कुल आपको अलग थलग दिख जाएगा, और दिखेगा भी जरूर, जोर से बोलना ये नहीं होगा। पार या ढांचा, इसके फोल्डिंग को कहते हैं आत्म केंद्रित वार्ता, इसी की बात कर रहा था मैं, ये जीन पियाजे करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, देखो यहाँ पे वाइगोत्स्की भी दिया हुआ है, तो यह किसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा, इज द राइट आंसर। चलिए, थोड़ा समय लग रहा है बेटा, बट आप लोग उम्मीद रखें कि क्वेश्चंस पे, अगर आप क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो कंसेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप पढ़ते रह जाओगे और क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पाएगा। गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रेन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो आगे हुई बात, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हिंट की बात आए, हमेशा याद रखना, जब भी क्यू की बात आए, हिंट क्यू, जब भी प्राइमरी हेल्प या सपोर्ट की बात आए, प्राइमरी हेल्प या प्राइमरी सपोर्ट की बात आए, प्राइमरी सपोर्ट की बात आए, क्लियर है? इस तरह के कोई भी शब्द आपको नजर आए, आप समझ जाइए कि यह किसकी बात कर रहा है। यह बात कर रहा है पाड़, ढांचा, मचान भी कहते हैं हिंदी में से, और इंग्लिश में से कहते हैं स्केप फोल्डिंग। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग क्या है? स्केप फोल्डिंग आप यूं साधारण शब्दों में समझ लें कि जब बच्चे को किसी कार्य के लिए जो प्राइमरी सपोर्ट किया जाता है, सपोज करो कोई बच्चा साइकिल सीख रहा है लेकिन साइकिल में बैलेंसिंग उसे नहीं आ रहा है, तो उसके पेरेंट्स उसे साइकिल को पीछे से पकड़ सकते हैं। पीछे से तब तक ही पकड़ेंगे जब तक उसको बैलेंसिंग ना आ जाए। जैसे ही उस बच्चे को साइकिल चलाने की बैलेंसिंग आ जाएगी, वह फिर पेरेंट्स क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, फिर बच्चा खुद चलाने लगता है। क्लियर है? तो उसको क्या कहते हैं? उसको पाड़ या ढांचा या मचान कहते हैं, इंग्लिश में उसको स्कैफोल्डिंग करते हैं। यानी हिंट, क्यूज, प्राइमरी हेल्प, प्राइमरी सपोर्ट या फैसिलिटेट कर दो, है ना। बच्चा अगर कुछ अटक रहा है तो उसको फैसिलिटेट कर दो, थोड़ा सा सरलीकृत कर दो, लेकिन चीजों को बच्चे ही करेंगे। क्लियर है? तो जो प्राइमरी नीड, प्राइमरी सपोर्ट, प्राइमरी हेल्प है ना, उसी को स्कैफोल्डिंग करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? चौथा डी। क्लियर है? चलिए, 8वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय द जीन पियाजे। अब जीन पियाजे के अकॉर्डिंग की बात हो कि भाई निम्नलिखित व्यवहारों में कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चलो यहां पर चीजों को एक बार समझ लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, देखो पियाजे का अगर बात करें तो यहां पर अगर बात करें तो सेंसरी मोटर, यहां बात करें प्री ऑपरेशनल, यहां पे बात करें ऑपरेशनल, इसी को कॉन्क्रीट कहते हैं, कॉन्क्रीट। और यहां पर आ गया आपका क्या? फॉर्मल और एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट आ गया। अब यहां पर बेसिकली जो है अगर आप देखें तो यह 0 से 2 जाएगा, ये 2 से 7 जाएगा, ये 7 से 11 जाएगा, और यहां 11 से 11 प्लस, यानी 11 से ऊपर जो भी एज है ये इस स्टेज में आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो यहां पर अगर बात करें ना तो सेंसरी मोटर
की जो अवस्था होती है या प्री ऑपरेशनल जो होता है, जो ऑपरेशनल होता है, जो कॉन्क्रीट कहते हैं या फिर जो एब्स्ट्रैक्ट, इसको इस फेज में बांटा गया है। क्लियर है यहां पर? अब इस फेज की अगर हम बात करें तो सेंसरी मोटर में ना लगभग 2 वर्ष तक में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है ना। ऑब्जेक्ट परमानेंस 2 वर्ष तक के बालकों में आ जाता है। 1.5 साल के बच्चे के पीछे अगर तुम बोलो कि देखो बेटा ये वस्तु है, ये बोलते हैं ऐसा करके कि कौवा ले गया, यानी उसके आंख से ओझल कर देना। ओझल करने के बाद भी वह ये इस बात को समझता है क्या कि वस्तु कहां है, वस्तु स्थायी। ये लगभग जो है मान के चलो 2 वर्ष की अवस्था तक आ जाता है बच्चों में, है ना। क्लियर है? अब प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो भाई प्री ऑपरेशनल स्टेज, अगर प्री ऑपरेशन की बात करें तो यहां पर बेसिकली जो है बच्चा यहां भी लॉजिकली बहुत ज्यादा नहीं सोच सकता, क्योंकि तर्क नहीं लगा सकता। कंक्रीट में तर्क तो लगा सकता है, यहां तो तर्क की बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं होता कोई लॉजिक लगाए। यहां पर लॉजिक लगाता है बट विथ कॉन्क्रीटली, यानी वह वस्तु उसके सामने मूर्त रूप में हो तो लॉजिक लगा सकता है। और यहां पे तो कल्पना ही कर सकता है, यानी कोई वस्तु अगर अमूर्त अवस्था में है तो भी वह उसको लॉजिक उसके ऊपर लगा सकता है। क्लियर है? अब प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है भाई मूर्त संक्रियात्मक। तो देखो भाई परिकल्पित निगमात्मक तर्क साध्य, यानी जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव है, यह तो बात कर रहा है किसका, आपको अभी बताया मैंने, या तो 11+ वाले बच्चे, है ना, क्योंकि यह किस में आ जाएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मल में आ जाएगा। मानते हो इस बात को? क्लियर है? कंजर्वेशन क्लास इंक्लूजन, कंजर्वेशन, जी हाँ बिल्कुल, यह जो आप देख रहे हैं ना कि जो कन्वर्जन, जो क्लास इंक्लूजन है, जो संरक्षण और कक्षा समावेशन है, यह इसका सही जवाब होगा। कौन सा? बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि यहां पर बच्चा जो है ना कन्वर्जन कर पाता है। कंजर्वेशन क्यों कर पाता है? क्योंकि कंजर्वेशन का मतलब अभी मैं आपको समझाता हूं। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, डेफर्ड इमिटेशन ऑब्जेक्ट परमानेंस। भाई कॉन्क्रीट में क्या ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो ये तो लास्ट एंड ऑफ द सेंसरी मोटर एंड स्टार्टिंग ऑफ द प्री ऑपरेशनल आ जाता है। यहां पर मेकबिलिटी, यहां देखो रिवर्सिबिलिटी नहीं, ई रिवर्सिबिलिटी। अगर रिवर्सिबिलिटी देता तो भी हम सोचते, लेकिन ई रिवर्सिबिलिटी दे दिया तो ये नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो कहीं ना कहीं बी ऑप्शन इसका सटीक विश्लेषण है। अच्छा ये क्या होता है भाई, जो कंजर्वेशन होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है, मैं आपको बताऊं एक बार, जैसे सपोज करो कि दो बकेट है, 2 बाल्टी है हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर दोनों बाल्टी में इसमें छोटी बाल्टी है, ये स्मॉल साइज का है, ये स्मॉल है, और ये क्या है, बिग, बड़ा है, ठीक है। इसमें पानी, भाई ये बड़ी बाल्टी है तो पानी इसमें उसी हिसाब से आएगा। अगर हम बात करें तो दोनों के पानी का जो है, जो जितना पानी इसमें है, अगर इस बाल्टी के पानी को अगर हम इसमें डालें तो पानी तो उतना ही रहेगा ना। हाँ, इसका आकार चेंज हो सकता है। क्लियर है? इसका आकार देखने में अपीयरेंस अलग लग सकता है, अपीयरेंस कम और ज्यादा लग सकता है, लेकिन क्या इसकी क्वांटिटी में कोई अंतर आया? क्या नहीं आया। तो यही कह रहा है कि जो कंजर्वेशन होता है ना, ये डेवलप हो जाता है। बच्चे बोलते हैं, जब बच्चों से पूछो कि किसमें ज्यादा पानी है, तो बच्चे यहां बता पाते हैं क्या कि दोनों में पानी क्या है, दोनों में पानी इक्वल ही है। यह प्री ऑपरेशनल में डेवलप नहीं हो पाता है, रिवर्सिबिलिटी डेवलप नहीं हो पाता है। ये डेवलप कहां होता है? कंक्रीट ऑपरेशनल में होता है, और यही क्वेश्चन पूछा है, इसी को कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? तो जब बच्चा दोनों को अंतर कर पा रहा है कि भाई यह जो पानी है, पानी की क्वांटिटी उतना ही है, बाल्टी का क्या हो गया, सिर्फ साइज बड़ा हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए अब यहां पर अगर हम बात करें तो हमारा बी जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों समझ में आ गया होगा, और जबरदस्त सेशन को आगे बढ़ाएं, जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, है ना, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी जितनी भी बेहतरीन क्लासेस है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, और इसमें हमने 4 लेवल बांट रखा है ना। बिगिनर्स जो बिल्कुल आएंगे, जो साइकोलॉजी को पहले दिन से सीखेंगे, उसके बाद उसका एडवांस लेवल क्या है हमारे पास, वह है बेसिक,
है ना, उससे अपर लेवल का, फिर इंटरमीडिएट है और फिर एडवांस लेवल तक है ना। एडवांस लेवल का मतलब है पीजीटी लेवल का, जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में पूछे जाते हैं, टीचिंग मैथोलॉजी वगैरह, क्लियर है। इंटरमीडिएट आप कह सकते हैं कि जो टीजीटी का लेवल है, टीजीटी के जो लेवल पे इंटरमीडिएट हो गया, और बिगिनर बेसिक प्राइमरी वालों के लिए सफिशिएंट है। तो हमने लेवल बांट रखा है, क्योंकि अनावश्यक ये नहीं कि कई लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि प्राइमरी वालों को ही बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं, जिसको जितना चाहिए, जो जिसका सिलेबस है वो आपको मिलेगा, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। Which of the following is a Piagetian construct in the context of cognitive development of children? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में। अब देखो, संज्ञान शब्द आते ही आपके मन में सबसे पहला जो आना चाहिए नाम, वो किसका आएगा? सबसे पहला नाम किसका आना चाहिए? सबसे पहले आपको पियाजे, पियाजे, है ना, सबसे पहला नाम पियाजे का, क्लियर है। अब पियाजे का नाम आ गया, तो पियाजे ने ही टर्म दिया था क्या? स्कीमा, स्कीमा। और प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है मैंने कि स्कीमा क्या है। स्कीमा आपको बता रखा है कि भाई यह जो मेंटल स्ट्रक्चर होता है ना, यानी दिमाग में, आपके ब्रेन में ना छोटे छोटे पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बने होते हैं, क्लियर है। उस पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन में आप कोई भी चीज, नई वस्तु जब देखते हो तो उस नई वस्तु से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड द स्कीमा, क्लियर है। तो यहां पर वही तो कह रहा है भाई, संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में लिखित में कौन सा? पियाजे की संरचना है। तो पियाजे की संरचना कौन सी होगी? यहां पर स्कीमा है, और यह पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ाई हुई है आपको स्कीमा की, क्लियर है। सक्सेस प्लस हमारा ऐप है, लर्निंग ऐप है, और सक्सेस प्लस के लर्निंग ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर एक एक कंसेप्ट को समझाया गया है, क्लियर है। तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पर आप टाइप करेंगे सक्सेस प्लस, और गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर देंगे आपके स्मार्टफोन में, फिर वो ऐप ओपन हो जाएगा, आप वहां रजिस्टर्ड करेंगे, और फिर आप वहां पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने डाल रखा है बच्चों के लिए, आप वहां से देख सकते हैं। और कुछ चीजें वहां पर पेड है, कुछ चीजें वहां पे फ्री है, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वहां पे देख सकते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पे मेंटल स्ट्रक्चर की बात की, तो ये मेंटल स्ट्रक्चर जो है यही स्कीमा है। अच्छा, इसमें बहुत सारे टर्म हमने समझा रखा है, स्कीमा समझा रखा है आपको, एकोमोडेशन समझा रखा है मैंने, इक्विलिब्रियम समझा रखा है, डिसइक्विलिब्रियम समझा रखा है। ये पूरा का पूरा जो है एक जो कंसेप्ट है पियाजे की थ्योरी के, सब वहां पे बता रखा है। तो यहां पर सिंपल पूछा है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे की संरचना। तो भाई पियाजे की संरचना क्या हो जाएगी? यहाँ पे स्कीमा हो जाएगी, और ये हम चले ए ऑप्शंस के सपोर्ट में, क्लियर। चलो 10 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट। अब भाई असेसमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ऑप्शन देखो, रैंक टू स्टूडेंट, नहीं, ये तो कभी नहीं होता कि भाई पहला, दूसरा, तीसरा। हम पोजीशन डिसाइड करने के लिए थोड़ी असेसमेंट करते हैं कि भाई तुम प्रथम आ गए, तुम द्वितीय आ गए, तुम तृतीय आ गए, ये तो करना ही नहीं है। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन अबाउट रिलेटेड कंसेप्ट, जी बिल्कुल, हमारा असेसमेंट का जो है संदर्भ ही यही है कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की कितनी समझ डेवलप हुई, बच्चों की भ्रांतियों को समझना। और टीचर असेसमेंट के आधार पर ना सिर्फ बच्चे में बदलाव या प्रोग्रेस करता है, बच्चे का डेवलपमेंट करता है, बल्कि अपने टीचिंग मैथोलॉजी में भी अंतर कर पाता है और उसको और ज्यादा बेहतर बनाता है, क्लियर है। तो बी इज द राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सी और डी को भी देख लेते हैं भाई। लेवलिंग, लेवलिंग शब्द जहां देखो भाई लेवल नहीं करते, ये हमेशा नेगेटिव वर्ड अगर डाले तो आप यहां से भी इसको हटा सकते हैं। फिर बोल रहा है भाई मार्किंग पास और फेल, नहीं, ये मार्किंग पास और फेल करने के लिए हम असेसमेंट नहीं करते। असेसमेंट एक ब्रॉडर टर्म है बेटा, ये समझो, असेसमेंट हमेशा ब्रॉडर टर्म में यूज होता है, यानी यहां पर आपको फोकस करना है किस पे? यहां पर सबसे ज्यादा फोकस करना है लर्निंग पर, है ना, परफॉर्मेंस पे नहीं, लर्निंग पर। बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, बच्चे के अंदर क्या पेस ऑफ लर्निंग है, उसके सीखने की गति क्या है, बच्चे की समस्याओं को समझिए, उसकी जरूरतों को समझिए, उसकी रुचियों को समझिए और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाइए, क्लियर है। तभी तो कहते हैं ना भाई ट्रेन टीचर चाहिए। ट्रेन टीचर क्यों चाहिए? ट्रेन, आप प्रशिक्षित शिक्षक हैं इसलिए, तो आपसे ही तो उम्मीद लगाई जाएगी ना गवर्नमेंट की। और सीटेट क्वालिफाई भी हो गए आप लोग, है ना, हो गए हैं या नहीं हुए हैं? अगर नहीं हुए हैं तो डेफिनेटली ये वो चैनल है जो सीटेट में आप, मैं पास होने की बात ही नहीं करता, अच्छे स्कोर के लिए पढ़िए। अच्छे स्कोर यानी 100 ऑफ 100 तो नहीं कहता, लेकिन 90% जरूर स्कोर कीजिए आप।
जैसे अगर सीटीपी में अगर पढ़ेंगे आप तो हमारे चैनल से बहुत सारे बच्चे पढ़ करके अच्छा स्कोर कर पाते हैं, है ना। 30 में 29, 28 और कई बच्चों का 30 आउट ऑफ 30 भी स्कोर हुआ है। क्लियर है। अपने चैनल पे बहुत जल्द उन बच्चों से आपको रूबरू भी करवाएंगे, है ना। आपको लग रहा होगा सर तो बोले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, वो बच्चे भी आपके सामने आएंगे, है ना, जिन्होंने स्कोर किया है और जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है साइकोलॉजी में। क्लियर है। चलिए, बहुत बेहतरीन। तो बी वाला जो ऑप्शन है, बी की ओर हम जाएंगे और इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। अब इंटेलिजेंस का आते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बुद्धि एक कारक नहीं है, द्विकारक नहीं है, त्रिकारक नहीं है, यह बहुआयामी है ना, बहुआयामी है, क्योंकि एक कारक बीने ने कहा था, है ना। देखो, समूह कारक का सिद्धांत हमेशा याद रखना, समूह कारक का सिद्धांत। अब देखिए, इसमें अगर एक यहां पर एक छोटा सा कहानी अगर आप याद कर लें तो आपको शायद समझने में ज्यादा बेहतरी होगी, और मैं समझता हूं कि आप इस तरह के मेमोनिक्स भी आप बना सकते हैं। यहां देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं तो कैली थे समूह में हॉर्न बहु आए, हॉर्न बहु आए, एक बार बीने आए, दो तीन बार मैन आए। अब ये इस तरह से क्या चीजें होती है, क्योंकि बहुत बच्चों को ना कंफ्यूजन होती है, एक कारक किसने दिया, समूह कारक किसने किया, दो कारक का किसने दिया, तीन कारक का किसने दिया। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं। देखो, कैली थे समूह में, अब देखो यहाँ कैली थे समूह में, तो यहाँ कैली थे समूह का मतलब क्या हो गया, समूह कारक का सिद्धांत। समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया, इसमें नाम आता है कैली का भी, और इसमें एक और नाम आता है बेटा किसका, थ्रस्टन का। ठीक है, थ्रस्टन का भी नाम आता है। क्लियर है। कैली थे समूह में, समूह कारक का कैली और थ्रस्टन। ठीक है, इसका सहयोगी। थॉर्न बहु आए, थॉर्न से हो गया थॉर्नडाइक, बहु से बहुखंड का सिद्धांत, बहुकारक, बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है, एक बार भी नहीं आए, एक बार हो गया यहां पर एक कारक। अब एक कारक का सिद्धांत किसने दिया, तो भाई बीने साहब ने दिया एक कारक का सिद्धांत। दो तीन बार मैंने आया, अब दो तीन बार का मतलब हो गया दो कारक का सिद्धांत, और तीन का मतलब हो गया तीन कारक का सिद्धांत। भाई ये दो कारक का सिद्धांत और तीन कारक का सिद्धांत, मैन मतलब स्पीयरमैन, किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया। इस तरह से भी आप चीजों को याद कर सकते हैं। क्लियर है। यहां पर उसी में एक नाम आता है इंटेलिजेंस के गार्डनर का, जिन्होंने यह माना है कि भाई बुद्धि जो है ना वो बहुआयामी होता है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। क्लियर है। अब ये कह रहा है इंटेलिजेंस इज अ फिक्स्ड एबिलिटी डिटरमिनेटेड एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली। नहीं, ये नहीं भाई, मॉडिफिएबल भी तो है। देखो बेटा, हमेशा याद रखना कि जी फैक्टर और जो एस फैक्टर होता है ना, जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, तो जो जनरल फैक्टर होता है वो जन्मजात होता है, लेकिन स्पेसिफिक फैक्टर को हम ट्रेनिंग के बाद उसे बढ़ा सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर है। तो यह नहीं होगा, ये वाला जो है ऑप्शंस, यह भी नहीं होगा। इंटेलिजेंस इज ए यूनिट, ये भी नहीं होगा। और इंटेलिजेंस इज मल्टीपल डायमेंशनल एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी, बिल्कुल यह वाला है कि भाई बुद्धि का आयाम जो है वो क्या है, वह अलग अलग है। किसी में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, किसी में काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, किसी में स्पेशियल इंटेलिजेंस है, किसी में एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है, किसी में आप कह सकते हो कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, किसी में आप कह सकते हो कि मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, यानी यहां पर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है। तो इंटेलिजेंस के तो बहुत मतलब बुद्धि का कोई एक कारक तो है नहीं सभी में कि एक ही जैसा पाया जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि यहां पर बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। यह हमेशा याद रखना, यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यह हम किस ऑप्शन की ओर जाएंगे, डी। 11 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। Ruhi always thinks of multiple solutions to a problem, many of which are original solutions. Ruhi is displaying characteristics of an। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं मानता हूं। अब इसमें ऑप्शन दे दिया क्रिएटिव थिंकर, कन्वर्जेंट थिंकर, रिजिड थिंकर और इगोसेंट्रिक थिंकर। अब यहां पर अगर बात करें तो अगर सृजनात्मक की बात करें तो भाई सृजनात्मक, आपको कई बार मैंने बता रखा है कि भाई सृजनात्मक का मतलब ही होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या होता है,
डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्लियर है? अभी सारी यहां पे अभिसारी देख रहे हैं, यह बात करेगा कन्वर्जेंट थिंकिंग का। इसकी बात करेगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करेगा। ठीक है? रिजिड थिंकर, ये आपको किसी भी एंगल से साइकोलॉजी में ये पॉजिटिव वर्ड नहीं है। इगोसेंट्रिक थिंकर, ये तो पियाजे बात करते हैं, ये भी हट गया यहां पर। ठीक है? अब यहां पर बेसिकली जो है इगोसेंट्रिक यानी आपको मतलब बच्चा स्वयं में अहम केंद्रित रहता है, इगोसेंट्रिक रहता है, सेल्फ सेंटर्ड रहता है। तो यहां पर बात क्या हो रही है कि भाई कई दिशाओं में सोचना। जब कई दिशाओं की बात हो ना, तो हमेशा याद रखना, जब कई दिशाओं की बात हो, देखो यहां पर एक बिंदु है, इससे अगर मल्टीपल सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं, मल्टीपल सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं, यानी यहां पर यह जो बुद्धि होगी ना, ये वाला, यह सृजनात्मक होगी। कैसी होगी? सृजनात्मक होगी। और यही बुद्धि जो है क्या है? क्रिएटिव है इंग्लिश में। इसी को क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट कहते हैं। इसी को डाइवर्जेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट कहते हैं। और इसी को इधर लिख लो, इसी को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं। इसी को लैटरल थिंकिंग कहते हैं। कई नाम है इसके। सृजनात्मक कह लो, क्रिएटिव कह लो, डाइवर्जेंट थिंक कर लो, आउट ऑफ द बॉक्स कह लो, लैटरल कह लो। और यह जो होता है ना, यह इसका अगर इसको बच्चे को एक प्रॉब्लम दोगे तो इस एक प्रॉब्लम का इनके पास मल्टीपल सॉल्यूशन होता है। क्या होता है ना? एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? मल्टीपल सॉल्यूशन है। सब सॉल्यूशन, ये सारे सॉल्यूशन है, मल्टीपल सॉल्यूशन। तो जब मल्टीपल सॉल्यूशन की बात आए तो आप समझ जाओ कि यह बात किसकी कर रहा है? यह डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात कर रहा है। क्लियर है? और यहीं पर देख लीजिए एक बार, क्लियर है? और यहीं पर अगर बात की जाए, जैसे कि अगर हम बात करें कि किसी बच्चे को अगर हम एक प्रश्न देते हैं और उस प्रश्न को अगर हम क्लास में देते हैं, वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। चलो एक पॉइंट और लिख लो कि ये कैसा होता है? ओपन एंडेड क्वेश्चन बेस्ड होता है। उस बच्चे को कोई एक क्वेश्चन दे दिया, 10 बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए हैं, एक प्रश्न दिया, तो उस प्रश्न को हमने बोला कि भाई 100 शब्दों में लिखना है, तो वह 100 शब्द बच्चे का अपना होगा, अपने हिसाब से लिखेंगे। 10 बच्चों का जो निबंध होगा वो अलग अलग होगा, ओपन एंडेड होता है। हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग ओपन एंडेड होता है। ये सारे टर्म को जोड़ लेना, यहीं से आसपास आपको उलझाता रहता है। सीटेट ने जब भी उलझाया आपको यहीं से उलझाया है। अगर ये सारे टर्म आपको पता हो जाएंगे कि एक ही टर्म है और इसी का अल्टरनेटिव नेम है, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। यस या नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो, अब बात आती है कन्वर्जेंट थिंकिंग की। किसकी बात आती है? कन्वर्जेंट थिंकिंग की। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग की जो बात आएगी, तो आप सबसे पहले याद रखना कि इंटेलिजेंस पर आधारित होता है। यह इंटेलिजेंस पर आधारित होता है। बेस क्या होता है? इंटेलिजेंस होता है। और इसमें जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्लोज एंडेड होते हैं। क्लोज, यहां लिखो एक बार, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है? अब इसको पहचानेंगे कैसे? अगर हम क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, सपोज करो 10 स्टूडेंट्स हैं, और 10 बच्चों से हमने एक प्रश्न पूछा, हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या हमने ये पूछा हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो 10 बच्चों का जवाब क्या आएगा? एक ही आएगा। यानी यहां पर क्या है कि भाई आप प्रश्न को कैसे भी उसे किसी भी तरह से घुमा के पूछें, आंसर एक ही निकलेगा। यानी यहां पर जो फिगर बनेगा, क्या यहां पर यह वाला जो है ना, यहां सॉल्यूशन यहां आ जाएगा, सॉल्यूशन यहां आ जाएगा, और यहां पर इन सारी जगहों पर क्या आ जाएगा? प्रॉब्लम। यानी प्रॉब्लम, मल्टीपल प्रॉब्लम का जब सॉल्यूशन एक हो, मल्टीपल प्रॉब्लम का जब सॉल्यूशन एक हो, तो वो क्या होता है? कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है। क्लियर है? कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है। लेकिन जब एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन हो, तो वह डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। यस या नो? समझ रहे हैं आप? तो यहां क्लोज एंडेड वाले क्वेश्चन है। अब सभी बच्चे क्या जवाब देंगे? अगर हमने पूछा हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सभी बोलेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी का आंसर सेम।
अगर हमने बोला हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सभी का जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू, आंसर सेम। तो यहां पर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वो इंटेलिजेंस बेस पे होता है। और यहां पर लगभग ये क्लोज एंडेड टाइप क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं? क्लोज एंडेड टाइप क्वेश्चंस होते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर हमारा जवाब क्या हो जाएगा भाई? सृजनात्मक, क्योंकि रोही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधान हो, यानी एक से अधिक समाधान की बात कर रही है, मल्टीपल सॉल्यूशन की बात की रही है। और अब मैंने आपको अभी बताया कि मल्टीपल सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम का अगर मल्टीपल सॉल्यूशन हो तो डाइवर्जेंट थिंकिंग है ना, और मल्टीपल प्रॉब्लम का अगर एक सॉल्यूशन हो तो मल्टीपल प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन हो तो कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, तो हमारा यहां पर इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13. In a situation of less participation of students belonging to a deprived group of teaching learning process, teachers should, शिक्षा मध्यगम प्रक्रिया में वंचित समूह में संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? Ask the children to withdraw from school, कभी नहीं, नेगेटिव नहीं। क्या आप उसको बोलोगे विद्यालय छोड़ दो? जवाब ही गलत है। Accept these situations, उसको इस स्थिति को जैसे तैसे स्वीकार कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा क्यों करेंगे? टीचर होते हुए ऐसा तो नहीं करना चाहिए। लोअर हर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सच स्टूडेंट, इन विद्यार्थियों की अपेक्षाओं को कम, बिल्कुल नहीं, अपेक्षा तो बिल्कुल कम नहीं करेंगे, है ना। रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इंप्रूव द स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही जवाब, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसका डी होगा क्या कि भाई अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा क्योंकि बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए तरीके ढूंढने चाहिए। कोई बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, कोई बच्चा एक्टिवेट नहीं है, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं, एक्टिव लर्नर नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह आपको ढूंढनी पड़ेगी। उस बच्चे के उसके नीड के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको पढ़ाना पड़ेगा। और आपको अपनी शिक्षण शैली भी चेंज करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। आपको टीचिंग मैथोलॉजी भी चेंज करना पड़ेगा, आपको दूसरे विधि से पढ़ाना होगा, आपको उन विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए जो बच्चों के लिए सहज हो। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा बेटा? इसका डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चल अगला प्रश्न। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम टीचर डैश इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। अब देखो भाई, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। बिल्कुल, देखो ये तो बहुत आसान है, तैयार नहीं करना चाहिए, ये नहीं होगा, कभी कभी तैयार करना चाहिए, नहीं होगा, तैयार करने के लिए हतोत्साहित, नेगेटिव वर्ड आ गया, ये भी नहीं होगा, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। यानी सी जो है ये बहुत ही, ये कॉमन सेंस पे है, ये कोई भी कॉमन सेंस पे ये बच्चा बना सकता है। यानी ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है भी और नहीं भी, इसको कोई भी बना सकता है। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, है ना, बहुत ही आसान। इंक्लूसिव एजुकेशन आप समझ ही रहे हैं भाई, रेगुलर क्लासरूम में ही सभी बच्चे एक ही छत के नीचे रेगुलर क्लासरूम में पढ़ेंगे, है ना। उसमें जो वंचित वर्ग के भी बालक आ जाएंगे, उसमें विशिष्ट बालक भी आ जाएंगे, उसमें सामान्य बालक भी आ जाएंगे, उसमें प्रतिभाशील बालक भी आ जाएंगे, क्लियर है, सृजनात्मक बालक भी आ जाएंगे, है ना। तो इस तरह से चीजें होती है इंक्लूसिव एजुकेशन में। चलिए अगला प्रश्न। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया जब भी आ जाए पठन विकार होता है बेटा, डिसलेक्सिया हमेशा जब भी आ जाए पठन विकार। डिसकैलकुलिया जब भी आ जाए, कैलकुलिया से कैलकुलेशन माइंड में रखो, वो हो जाएगा मैथमेटिक्स संबंधी विकार, है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है। जब भी डिसग्राफिया आ जाए, ग्राफ से राइटिंग को याद रखो, वो लेखन संबंधी अक्षमता हो जाएगा, राइटिंग स्किल में प्रॉब्लम होती है, लिखने में प्रॉब्लम होती है। डिस्थीमिया जब भी आ जाए आप समझ लो तनाव से रिलेटेड है ना। डिस्थीमिया भी जब अपने चरम सीमा पे पहुंचता है तभी बच्चे या फिर कोई भी व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, क्लियर है। तो इस तरह से बहुत सारे जो टर्म है यह लर्निंग डिसेबिलिटी चैप्टर का है और इन टर्म से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। यहां पर साफ तौर पे सीधा प्रश्न पूछा है, पठन वैकल्प बच्चों को प्राथमिक लक्षण क्या है? तो भाई न्यून अवधार विकार ये तो नहीं होगा, है ना। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर ये तो ऑटिज्म की बात करता है, यहां तो ऑटिज्म आंसर, ये तो ऑटिज्म से रिलेटेड हो गया। अब सारी चिंता नहीं होगा। धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, हाँ बिल्कुल, जो होती है ना ये इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, वो धारा प्रवाह नहीं पढ़ पाता। आपने सुना होगा कि SAW साव को वाउस पढ़ दिया, है ना, क्लियर है, गॉड को डॉग पढ़ दिया या डॉग को गॉड पढ़ दिया, इस तरह की समस्याएं आती है। तो यह क्या हो जाएगा हमारा जवाब? सी इज द राइट आंसर, है ना, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट एजुकेशन एक्ट 2009 बेस्ड ऑन, 2009 के संदर्भ में पूछा है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत, तो क्या यह जो बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल, नहीं, बिहेवियरिस्टिक की बात तो वाटसन साहब करते हैं,
एटीट्यूड टुवर्ड डिसेबल्ड नहीं, असक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति नहीं, सहानुभूति क्या प्रकट करना, अब बच्चों को यही तो नहीं करना है, इसलिए तो उनको रेगुलर क्लासरूम में बैठाया गया है कि सिंपैथी का मतलब, सिंपैथी कोई खराब शब्द नहीं है, लेकिन सिंपैथी क्यों, सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, बच्चे अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, अपनी प्रतिभा के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे, है ना। एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप करना है, हमें सेग्रीगेट थोड़ी करना है, बांटना थोड़ी, पृथक थोड़ी करना है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य नहीं होगा। मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराकर उसे अशक्त बच्चों को मुख्य धारा से, बिल्कुल मुख्य धारा से जोड़ना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मेन स्ट्रीमिंग करना, है ना। जो वंचित वर्ग के बालक हैं, ये जो अशक्त बालक हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ही तो इंक्लूसिव एजुकेशन लाया गया। क्लियर है ना, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है और डी इज द राइट आंसर, बहुत शानदार। तो भाई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है। अधिकार अधिनियम कब आया, कब लागू, कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, थोड़ा तेजी करेंगे क्योंकि कंसेप्ट को समझाने में थोड़ा समय लग जाता है बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, यहां पर मेरा प्रयास है कि अगर आप किसी एक क्वेश्चंस को देखते हैं पूरे सेट को, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपका बनता ही जा रहा है, साथ ही साथ उस क्वेश्चंस के पीछे के कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, है ना। इसको बोलते हैं भाई क्या, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल पारदर्शिता, और बिल्कुल माइंड से पढ़ना है, कभी रटना नहीं है, रोट लर्निंग नहीं करना है, क्योंकि आप टीचर हैं, कोई बच्चे नहीं हो, आप सभी शिक्षक हैं, है ना। और आप वो शिक्षक हैं, सर्टिफाइड शिक्षक हैं। क्लियर है, सर्टिफाइड शिक्षक है और नहीं है, इन दोनों के बीच में सीटेट है, नहीं है और है, नहीं है यानी बीएड और डीएलएड कर लिया लेकिन सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिला। कब हो जाएंगे, जब आप सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे तो उनको, आपको सीबीएसई वाले एक सर्टिफिकेट दे देंगे तो आप सर्टिफाइड टीचर होंगे, है ना। सीटेट नौकरी देने की गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन हाँ आपको एक सर्टिफिकेशन जरूर दे देता है कि आप में एलिजिबिलिटी है टीचर बनने की। ठीक है, चलिए आइए, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, बहुत बढ़िया। देखिए अब ये कह रहा है भाई कंस्ट्रक्टिविस्ट, तो कभी भी रोट लर्निंग होगा क्या, कभी नहीं भाई। कंस्ट्रक्टिविस्ट का ही मतलब होता है कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, बच्चे स्वयं अपने ज्ञान के निर्माता होते हैं। सेंटर्ड अराउंड रेनफोर्समेंट नहीं, एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग बिल्कुल नहीं, फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, बिल्कुल मीनिंग मेकिंग प्रोसेस, बहुत बड़ा शब्द है ना। मीनिंग मेकिंग का मतलब है चीजों को अंडरस्टैंड करना, चीजों को समझ कर पढ़ना, जो कर रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं उसको, उसकी समझ भी बेहतर रखते हैं, है ना। तो डी इज द राइट आंसर, ये डी इसका सही जवाब। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न, नैव थ्योरीज दैट चिल्ड्रेन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फेनोमेना, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। शुड बी इग्नोर्ड बाय द टीचर, देखो इग्नोर निगेटिव वर्ड निकाल दो भाई, यह तो सॉल्यूशन नहीं है ना कि आप इग्नोर कब तक करेंगे आखिर, है कि नहीं। शुड बी पनिश्ड बाय द टीचर, भाई पनिशमेंट तो देना ही नहीं है, साफ साफ कहा गया है आरटी एक्ट 2009 में, बच्चों को आप दंडित नहीं करेंगे, मानसिक तौर पे भी नहीं, शारीरिक तौर पे भी नहीं। शुड रिप्लेस्ड बाय करेक्ट वन थ्रू रिपीटेटिव मेमोराइजेशन, भाई रिपीटेड मेमोराइजेशन, ये सिद्धांत बदल देना चाहिए। सिद्धांत क्यों बदलना, क्योंकि यहां पर तो बेसिकली बच्चों में फोकस करना है। शुड बी चैलेंज्ड बाय द प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जांपल, बिल्कुल सही जवाब, डी इज द राइट, कि भाई प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, डी इज द राइट आंसर। अच्छा, नैव थ्योरीज का मतलब होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर ना एक अल्टरनेटिव कंसेप्ट बन जाता है। अल्टरनेटिव कंसेप्ट यानी जब बच्चे ट्रेन पे बैठते हैं, बस पे बैठते हैं, तो जब बाहर देखते हैं तो उनको लगता है पेड़ भी घूम रहा है, तो बच्चे माइंड में सोचते हैं, अच्छा बच्चे के माइंड में होता है ये चीजें, उनको लगता है कि जब जब ट्रेन चलती है ना तो पेड़ भी घूमने लगता है, तेजी से चलने लगता है। ये ऐसे बहुत सारी चीजें आपने भी बचपन में देखी होगी कि एक चीज तो वो जब वो आपके टीचर और पेरेंट्स बताते थे, और दूसरा चीज वो जो आपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बड़े मासूमियत के साथ उन चीजों को ग्रहण कर लेते थे। तो उस कंफ्यूजन को दूर करना, उसको क्लियर करना टीचर का दायित्व है ना। उसको कैसे दूर करोगे भाई, तो प्रतिकूल प्रमाण दोगे कि ऐसा नहीं होता है, अरे उदाहरण भी दोगे, प्रस्तुत करोगे, तभी तो बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती दोगे कि भाई यह एक सिद्धांत होता है। कोई वस्तु अगर ऊपर फेंकने के बाद नीचे आती है तो इसके पीछे भी एक रीजन है बेटा, है ना। इसलिए कि ऊपर फेंकेंगे तो नीचे ही आएगा, यह कोई
रीजन नहीं है। तो एक टीचर को चाहिए कि यहां पे प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। दिस द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट्स, बहुत ही आसान, चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जो स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेटर, प्रबल समर्थक जॉन डीवी साहब रहे हैं, बहुत शानदार। छात्र केंद्रीय शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? पाठ्यपुस्तक पर निर्भर होना नहीं, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यस ये हो सकता है, क्योंकि बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देंगे, वो उसने जो भी सीखा है ना अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट किया है, लर्निंग बाय डूइंग के कंसेप्ट सीखा है। यंत्रपद याद करवा देना है भाई, रोट लर्निंग को तो सबसे पहले आप निकाल दें। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना, वर्गीकरण करना, कभी हम सेग्रीगेट या उसको बांटेंगे नहीं, तो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या निकला? बी। भाई रोट लर्निंग एक तरीका हो सकता है लेकिन साइंटिफिक तो नहीं हो सकता, आप उसको भूल जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं इससे देखो, इससे हम पीछा नहीं छुड़वा सकते। कहीं ना कहीं ABCD या पहाड़ा वगैरह बचपन में आपने भी याद ही किया होगा, या बच्चे बोलते हैं, कई बोलते हैं ना कई कहानियां, तो कहानियां या जितनी भी कविताएं हैं बच्चों को नहीं पता है उसके पीछे, लेकिन पूरी की पूरी पोएम आपको बता देंगे। किस आधार पे? रोट लर्निंग के आधार पर, लेकिन उसका अर्थ बाद में जाकर कहीं उनको पता चलता है। तो हमेशा याद रखना कि छात्र केंद्रीय शिक्षा शास्त्र की यही विशेषता है कि बच्चों को अनुभवों को प्रमुखता देना, बच्चे के वॉइस को ना रेज करना, बढ़ाना, उसको स्वीकार करना, इन्हें कि बच्चों के आवाज को ही दबा देना। बच्चे को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी होगी, उसको आपको प्रमुखता देनी होगी, उसके अनुभवों को आपको एक्सेप्ट करना होगा, उसके लर्निंग बाय डूइंग के कंसेप्ट को प्रमोट करना होगा। चलिए, इमोशंस एंड कॉग्निशंस आर ईच अदर। आपको सभी को पता है, मैंने कई बार बता रखा है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। यहां पर अगर कहें तो भाई एक छोर पर अगर इमोशन है तो दूसरे ही छोर पे क्या है? कॉग्निशन है। ये एक दूसरे में सन्निहित हैं, है ना। इसके लिए वर्ड आता है इंटरवोवन विथ, सन्निहित, है ना। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। यहां दे दिया पूर्णतः अलग है, बिल्कुल नहीं, स्वतंत्र भी नहीं है, अलग भी नहीं है, संबंधित नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, सन्निहित है ना, इंटर रिलेटेड है। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? सी। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न 21। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव? अब कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग अधिगम लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, नहीं, रिकॉल यानी कहीं ना कहीं लर्निंग बेस है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रोट मेमोराइजेशन, मैंने आपको हमेशा बताया, कभी भी रोट लर्निंग, कभी भी रिकॉल जैसी समस्याएं, यह सब सीखा कहां पर? रोट लर्निंग पे आधारित हो गया। लर्निंग इज कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर। भाई कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर की बात तो डिफरेंट होती है, यहाँ संरचनावादी की बात हो रही है, ये बिहेवियरिज्म की बात कर रहा है। यहाँ संरचनावादियों की बात हो रही है, यहाँ व्यवहारवादी की बात, तो गलत हो गया। यहाँ लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, बहुत बेहतरीन है, देखो यहीं पे आ गया ना कि लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। बिल्कुल, जिन प्याजे साहब भी तो यही कहते हैं कि बच्चे के अंदर इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि वो अपने आप को पूरी तरह से इंगेज कर सकता है, अपने ज्ञान का निर्माता वो स्वयं होता है, और वह इन्वायरमेंट से अपने आप को एक्सप्लोर करके चीजों को सीखता है। तो यह सारी चीजें क्या संरचनावादियों की ही तो प्रक्रिया में होगा। तो अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया, डी इज द राइट आंसर, यही इसका सही जवाब होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, फटाफट जल्दी करते हैं। 22 प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद क्लियर एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स, बहुत शानदार प्रश्न है ये। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है? तो देखेंगे, इज एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज कंसेप्चुअल चेंज, हो सकता है। लीड्स टू कंफ्यूजन, भाई एग्जांपल देने से कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं होता है। कॉजेस गैप्स देयर अंडरस्टैंडिंग, ये भी नहीं। नेगेटिव वर्ड देखो, गैप्स, कंफ्यूजन, ये सब। यहाँ पे फोकसेस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज रेदर देन द कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, ये भी नहीं है भाई। ये क्या है कि भाई ये अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक अवधारणा तो होना ही चाहिए। तो यहां पर क्या है, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। एक ये तरीका है कि बच्चों को क्या करेंगे हम, बेसिकली एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल के द्वारा किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी अवधारणा को हम समझा सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारा? इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 repeatedly asking children to engage in learning activities either to avoid punishments or gain a reward। तो बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी लेने के लिए लगातार पुरस्कार या दंड देना। अब तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है।
इस तरह के क्वेश्चंस हमारे फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं और पेडागोजी का सबसे अच्छा क्वेश्चंस कह सकते हैं। ये कह रहा है कि क्या कोई बच्चा अगर सीख रहा है, अधिगम में उसकी गतिविधि है, भागीदारी है, तो क्या वो इसलिए सीख रहा है कि वो सीखना चाहता है, या फिर इसलिए सीख रहा है कि जब जब आप उसे पुरस्कार देते हैं तो सीखता है, या फिर वो दंडित करते हैं तो सीखता है? तो कब तक पुरस्कार देंगे? सवाल ये होता है कि उसको कब तक पुरस्कार देंगे, और सवाल यह भी होता है उसको कब तक दंडित करेंगे। भाई मोटिवेशन अंदर, कम से कम उसे अंदर मोटिवेटेड तो फील करे कि भाई सीख रहा है। हाँ, एक दो बार आप उसको प्रोत्साहित करने के लिए रिवॉर्ड दे सकते हैं, बट ये कब तक देंगे? तो अगर आप बार बार ये कर रहे हैं तो वो अधिगम गतिविधि कर रहा है, इसका मतलब है कि अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम है ना, क्योंकि वह सीखने के लिए नहीं बल्कि या तो डर से, दंड के डर से, या फिर प्राइज के लोभ में वो पढ़ रहा है। क्लियर है ना? और ऑप्शन देख लो, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। कम कैसे होगी भाई? बाहरी अभिप्रेरणा, ये सब बाहरी ही तो है, एक्सटर्नल रिवार्ड ही तो है। क्लियर है? आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, ये भी नहीं होगा। या बच्चों के प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देती है, ये भी नहीं होगा। तो हमेशा याद रखें कि जब भी बच्चा सीखना चाहता है तो उसको मोटिवेटेड करें, क्योंकि भाई मैंने आपको हर बार बोला है कि सीखने के लिए ना जो सबसे जरूरी है ना, वो क्या है? मोटिवेशन है। हमेशा याद रखना, सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मोटिवेशन है। आप में अगर दक्षता भी होगी ना, आप में अगर काबिलियत भी होगी ना, लेकिन अगर मोटिवेटेड नहीं है तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो नंबर 1 याद रखना कि जब भी कोई बच्चा सीखता है तो वो मोटिवेटेड होना बहुत आवश्यक है। तो अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है ऐसे बच्चों में। ठीक है? क्लियर है? चलिए, डी इज द राइट आंसर। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग? मीनिंगफुल लर्निंग को कौन प्रमोट कर रहा है? कॉर्पोरल पनिशमेंट, भाई दंड वाला को सबको बाहर निकालो जल्दी। और कभी भी तुलना नहीं करेंगे ना कि तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम औसत हो, तुम इंटेलिजेंट हो, ये कभी भी कंपेयर नहीं करेंगे। बाद बाकी जो है अगर हम देखें तो कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छी बात है, ग्रुप लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, ये सब अच्छी। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन, ये भी सही है, सतत एवं समग्र या व्यापक मूल्यांकन, तो यह दोनों हमारा सही हो जाएगा। तो उस संदर्भ में कौन सा जवाब है? देखो इसी तरह के प्रश्नों का समावेशन हो रहा है। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, बच्चा इसी में कंफ्यूज रहता है। तो पहला और तीसरा वाला कौन सा ऑप्शन है? सॉरी, पहला और चौथा, पहला और चौथा तो निकाल दिया ना हमने, ये दोनों गलत हो गया। तो दूसरा और तीसरा यह किसमें है? ये देखो, ये इसमें सेकंड वाले में। यानी यहां पर देखो, यह एक बार प्रश्न तो बनाना ही है, प्रश्न बनाने के बाद फिर यहां भी ढूंढना है कि कौन सा इसमें जवाब होगा। यह क्वेश्चन सेट करने की वजह यही होती है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है और थोड़ा सा बच्चा क्या करता है, यहां तो सही बना देता है, फिर इधर आंसर ढूंढने में कई बार जल्दीबाजी में मिस्टेक कर देता है। इसलिए आप यहाँ क्वेश्चन बनाकर ना उस ऑप्शन को पॉइंट आउट कर लो, भाई सेकेंड और थर्ड, तो सेकेंड और थर्ड किसमें है? इसमें है, तो 2 वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला 25, हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग अ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट इन चिल्ड्रेन? बहुत ही सुंदर व्याख्या देकर के। नहीं भाई, ये सारी चीजें तो अपर क्लासेस के लिए, बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव इवेंट्स, कभी नहीं। ये बेसिकली जो है कॉम्पिटिशन से हीन भावना, बच्चों को सीखने पे, सिखाने पे ज्यादा जोर देना चाहिए, है ना, परफॉर्मेंस के बजाय। बाय रिपीटेटिव, रिपीटेटिव यह भी नहीं वर्ड होगा, रोट लर्निंग भी वर्ड नहीं होता है। बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, सबसे अच्छा ऑप्शन, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराना। बच्चों को अपॉर्चुनिटी दीजिए ना, अपॉर्चुनिटी दो आप बच्चों को, अपॉर्चुनिटी, बस बच्चे सिर्फ उन्हें अपॉर्चुनिटी चाहिए, अवसर चाहिए। बच्चे उस अवसर को ठीक प्रकार से उस पर मेहनत करके अपनी रुचि, अपने इंटरेस्ट, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उन चीजों को करेंगे। लर्निंग बाय डूइंग, है ना, कंस्ट्रक्ट देयर ऑन लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव को स्वयं कंस्ट्रक्ट करेंगे, लर्निंग को स्वयं कंस्ट्रक्ट करेंगे। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चलो भाई, सेशन बहुत जबरदस्त हो रहा है और आप सभी इस सेशन का आनंद उठा रहे हैं कंसेप्ट के साथ। क्लियर है? तो फटाफट आप लोग सभी का यह भाई नैतिक कर्तव्य भी बनता है, फटाफट चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जो ऑल नोटिफिकेशन वाले, जो बेल की घंटी है, जो घंटी वाली जो ऑप्शन है, जो आइकन है, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। शिक्षक आपको मोटिवेट करता रहता है और आप तो स्वयं शिक्षक हैं, आप मोटिवेटेड खुद हैं, बस चीजों को सीखना है। बोलते हैं कि भाई खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से ये पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। मेहनत में कोई कमी ना करें और सक्सेस प्लस का पूरा परिवार आपके साथ। चलिए, हम लोग भी आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से एक से एक क्वेश्चंस और एक से एक सेशन लेके आएंगे। अब प्राइमरी स्कूल, देखिए अगला प्रश्न, अब प्राइमरी स्कूल
टीचर्स कैन इनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बाय। अब इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स की बात होगी तो प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देना नहीं, ये कुछ समय के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। एम्फसाइजिंग ओनली द प्रोसीजरल नॉलेज, ये भी नहीं है भाई। डिसमिसिंग एंड इनकरेक्ट आंसर, ये भी नहीं। इनकरेजिंग चिल्ड्रन, बहुत अच्छा, देखो इनकरेज शब्द अच्छा है, इंट्यूटिव शब्द अच्छा है, इन शब्दों का अर्थ अगर समझोगे ना तो आप फटाक से आंसर दे दोगे। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी आधार पर विचार को मंथन करेंगे। बच्चे किसी ज्ञान को ना सहजानुभूत तरीके से सीखते हैं, जिसमें वो सहज हो, भाषा आपकी बताने की जो शैली हो बहुत ही सरल और सहज होनी चाहिए, ताकि बच्चा उसे एसिमिलेट कर सके, आत्मसात कर सके। क्लियर है? तो डी इज द राइट आंसर, इसका क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर्स एट रैपिड पेस। रैपिड पेस का मतलब होता है बहुत तेज गति से बढ़ना, है ना। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि सबसे तेज गति की बात करें तो सबसे तेज जो होता है ना वो प्री नेटल पीरियड में होता है, जो प्रसव पूर्व कहते हैं, ये गर्भावस्था में। अब देखते हो थोड़े छोटे, मतलब बहुत छोटे से भ्रूण से नौअवस्था में एक छोटा सा शिशु बन जाता है सबसे फास्ट। लेकिन इसने जन्म के बाद की बात की है, तो जन्म के बाद की बात अगर की है तो सबसे अधिक जो फास्ट पेस होता है ना वो होता है शैशवावस्था में। अब देखते हो 0 से 2 वर्ष बच्चा एकदम छोटा सा होता है, 2 वर्ष में तुरंत वो बच्चा चलने लगता है, सबसे फास्ट। तो यह ऑप्शन कौन सा है? ए वाले में है। देखिए यहां पर अगर हम इन दोनों की भी बात करें ना, शैशवा और प्रारंभिक बाल्यावस्था में, तो यहां भी तेज होता है, यहां भी तेज होता है, लेकिन शैशवावस्था में सबसे अधिक होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था से भी ज्यादा तेज क्या वृद्धि एवं विकास होता है किसमें? शैशवावस्था में। तो किस ऑप्शन की ओर जाएंगे? इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड। भाई विकास और वृद्धि सभी में होता है, लेकिन पूछा है सबसे तेज, है ना। क्या पूछा है कि निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होती है? तो शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। क्या? पूर्व बाल्यावस्था सबसे ज्यादा शैशवावस्था में, फिर पूर्व बाल्यावस्था में। ये दोनों ही ऑप्शन को जोड़ करके ए में दिया है, तो ए की तरफ हम जाएंगे और इसका जवाब क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट को जरूर अंडरलाइन कर दे, नॉट के संदर्भ में करें, नॉट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, कौन नहीं है? क्लियर है? तो विकास जीवन पर्यंत चलता है, बिल्कुल सही है भाई। बच्चे ने विकास तो ये समझ लें कि मतलब बच्चा गर्भ से ही और मरणोपरांत तक, यानी आप इसमें देखें तो प्रीनेटल स्टेज हो गया, उसके बाद आपका इन्फेंसी हो गया, फिर इसमें चाइल्डहुड हो गया, फिर इसमें जो है बेसिकली आपका एडोलसेंस हो गया, फिर एडल्ट हो गया, तो ओल्ड एज हो गया, डेथ, मतलब जब तक जिंदा है जन्म से लेकर के मृत्यु तक यह विकास का क्रम चलता रहेगा। विकास परिवर्तन, बिल्कुल। डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, यह भी ठीक है भाई, यहां पर थोड़ा सा आप कह सकते हैं मॉडिफाई भी हो सकता है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट इज, भाई ये भी सही है। डेवलपमेंट को दोनों आपको पता होगा, डी इक्वल टू एच मल्टीप्लाई ए, यह भी फॉर्मूला आपको पता है ना, समझ में आ रहा है। डेवलपमेंट जो है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का दोनों का सम्मिश्रण है, दोनों के ही इंटरप्ले से बनता है। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस, देखो यही वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि नॉट के संदर्भ में पूछा है ना, जबकि ये क्या होते हैं? इसलिए प्रभावित करते हैं, नहीं दे दिया है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बेटा? डी। डी इज द राइट आंसर। 29, द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इज, क्या है प्राइमरी कॉज? तो द जेनेटिक कोड रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ हैबिट्स, ये हो सकता है, लेकिन ऑप्शन और भी देखेंगे। इनबॉर्न कैरेक्टर, ये तो भाई सिर्फ हेरिडिटी की बात करता है। इन्वायरमेंट, ये सिर्फ इन्वायरमेंट की बात करता है। द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एनवायरमेंट, बिल्कुल किसी भी बालक के विकास में ये दोनों जिम्मेदार होते हैं, है ना। पहला ऑप्शन एक की बात करता है, इसलिए इसको भी हम इसके फेवर में नहीं जाएंगे। यानी यहां पर हमारा जो क्या हो गया, जो आंसर हो गया वो हमारा डी हो गया, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। क्लियर है? डी, यानी डी इज द राइट आंसर। ये 29 था, सेकंड लास्ट प्रश्न था और इस सेशन का लास्ट प्रश्न, है ना। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, लास्ट वाला कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से समझ लो।
है ना, फिर आपका कल्याण है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक, देखो भाई ये हमेशा पूछता है सोशलाइजेशन, आपको बार बार मैं बताता हूं, हमेशा याद रखो, ज्यादा कुछ नहीं, प्राइमरी पूछेगा और कभी कभी यह सेकेंडरी पूछता है। क्लियर है, प्राइमरी पूछेगा और सेकेंडरी पूछेगा। प्राइमरी में आप सबसे पहले अपनी फैमिली को रखोगे। अच्छा, फैमिली जो है पता है एक शब्द है, ये किससे बना है, ये ग्रीक वर्ड फैमुलस से बना है। किससे बना है, फैमुलस से। उसका मतलब होता है एक समूह, ठीक है, एक समूह। तो यहां पर कई बार हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, लेकिन मैंने आपको बता दिया यहाँ पे फैमुलस से बना है। प्राइमरी आपका जो है ना, प्राइमरी हमेशा आपका फैमिली होगा, आपका फैमिली। और सेकेंडरी में आपके सारे आ जाएंगे, यानी स्कूल, आपके पियर, पियर यानी फ्रेंड, फ्रेंड, आपके टीचर, क्लियर, ये सारे आपके उसमें आ जाएंगे, सेकेंडरी में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो पूछा है सेकेंडरी, तो कैसे आप कटअप करोगे, फैमिली दे दिया, ये ऑप्शन नहीं होगा, तुरंत हटा दो। फिर फैमिली आ गया, क्योंकि भाई ये फैमिली तो प्राइमरी में आएगा, पूछा हमें क्या है, सेकेंडरी पूछा है, तो ये तो होगा नहीं। अब देखो यहाँ पे स्कूल एंड मीडिया दिया है, मीडिया एंड नेबरहुड दिया है, तो मेन तो हमको ये देखना है कि भाई स्कूल किस में है, स्कूल किस में है, ये रहा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसको पड़ोसी को, चलो एक बार दिमाग में आता है कि भाई पड़ोसी हो सकता है प्राथमिक हो, लेकिन यहां पर चूंकि उसके साथ मीडिया दे दिया है, तो इसलिए इसमें आप कंफ्यूजन मत करना, यानी स्कूल एंड मीडिया इज द राइट आंसर। यहां पे इसका जो सबसे सही जवाब होगा वो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, विद्यालय और मीडिया यह होगा। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी, तो स्कूल एंड मीडिया इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से 30 प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से करवा दिया गया है। मैं एम एस चौहान आप सभी को एक बार फिर से यह गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर सेशन आपको सार्थक लगे, अगर आपको लगता है इफेक्टिव सेशन है, आपने कुछ सीखा है कुछ चीजें, तो फटाफट आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस 30 प्रश्न को एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी भी बार आप जब भी इस वीडियो को देखें तो पेन पेपर लेके जरूर बैठें और जो बारीकियां हैं, जो कंसेप्ट, उसको नोट डाउन भी करते जाएं। Thank you for watching Success Plus. If you like the video, please subscribe the channel. क्लियर है। और बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर के, है ना, स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखें। बहुत बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को स्किप करके, है ना, देखते हैं, तो फिर यहां पर फिर वही बात आ जाएगी कि फिर आप रोट लर्निंग को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि आप जब भी स्कैनिंग या स्कीमिंग करते हैं ना, तो बेसिकली आपका जो कंसेप्ट से रिलेटेड जो चीजें हमने समझाया वो छूट जाता है आपका। तो वीडियो को ना शुरू से लेकर के अंत तक एक बार पूरी वीडियो को ना ठीक प्रकार से देखें, फिर हो सकता है कि दोबारा जब आप देखें तब फिर आप स्कीमिंग और स्कैनिंग कर सकते हैं, लेकिन पहली बार वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें, इससे आपका कंसेप्ट डेवलप होगा। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं, इस वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।